वेलकम मेरे दोस्तों। अगर मैं तुमसे कहूं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो कितना अमीर है या कितना पढ़ा लिखा है, बल्कि ये कि वो कितना जिज्ञासु है। एक इंसान 500 साल पहले अपनी आंखों और दिमाग की ताकत से वो सब देख और सोच सकता था जो आज हमारी दुनिया में सच हो रहा है। वो उड़ने की मशीनें बनाता था, आर्मर्ड व्हीकल्स और रोबोट्स डिजाइन करता था, ह्यूमन बॉडी का हर मसल, हर ऑर्गन डिसेक्ट करता था और सब कुछ अपने नोटबुक्स में कैद करता था। लेकिन यही नहीं, वो मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल में इंसानी भावनाओं की गहराई पकड़ता था। वो लास्ट सपर में केवल कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के इमोशंस और साइकोलॉजी को स्केच में उतारता था। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो गांव की गलियों में दौड़ते हुए पत्तों के पैटर्न देखता है, पानी की लहरों में गणित खोजता है और पंछियों की उड़ान देखकर आसमान को छूने का सपना बुनता है। उसका नाम था लियोनार्डो दा विंसी और इस कहानी को हमारे सामने जिंदा किया है वॉल्टर आइजकसन ने अपनी किताब लियोनार्डो दा विंसी में। अब सवाल है, क्या चीज थी जिसने लियोनार्डो को बाकी सबसे अलग बना दिया? क्या चीज थी जिसने उसे मोनालिसा और द लास्ट सुपर जैसे इमॉर्टल मास्टर्स बनाने वाला कलाकार बनाया? क्या चीज थी जिसने उसे ऐसी मशीनें डिजाइन करने पर मजबूर किया जो उसके समय से सैकड़ों साल आगे थीं, जैसे उड़ने वाले यंत्र, युद्ध की मशीन्स, एनाटॉमिकल ड्राइंग्स? और सबसे अहम सवाल, क्या हम आज साधारण इंसान होकर भी उसकी तरह जीना सीख सकते हैं? आइजैक्सन का मकसद साफ था, दुनिया को यह दिखाना कि क्रिएटिविटी और साइंस, इमेजिनेशन और डिसिप्लिन, आर्ट और इंजीनियरिंग, ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही धारा से बहते हुए रूप हैं। और अगर कोई इंसान इन सबको एक साथ जी सकता है तो वही है लियोनार्डो। लेकिन सवाल है, क्या आज की तेज तर्रार जिंदगी में हम उस जिज्ञासा को जिंदा रख पा रहे हैं जो लियोनार्डो को महान बनाती थी? क्या हम अपने आसपास की छोटी छोटी डिटेल्स पर गौर करते हैं या बस भागते रहते हैं अगले काम, अगले टारगेट की ओर? लियोनार्डो का जन्म 1452 में हुआ, इटली के एक छोटे से गांव विंची में। उसके पिता पियरो दा विंची एक नोटरी वकील थे, पढ़े लिखे, सम्मानित। लेकिन उसकी मां कैटरीना एक साधारण गांव की औरत थीं। लियोनार्डो उनके रिश्ते से पैदा हुआ और इसीलिए वो इलेजिटिमेट यानी नाजायज बच्चा कहलाया। अब सोचो, बचपन से ही जब सोसाइटी कहे कि तू अलग है, तू कमीना है, तू प्रॉपर परिवार का हिस्सा नहीं है, तो क्या होता है? यह दर्द लियोनार्डो के लिए भी सच था। वो अपने पिता के घर में रहा लेकिन कभी पूरी तरह बिलोंग नहीं कर पाया। शायद इसी वजह से उसने सोसाइटी के रूल्स पर भरोसा करना छोड़ दिया। उसने अपनी दुनिया बनाई, पेड़ों, नदियों, पत्थरों और आसमान की दुनिया। अब ये सोचो, जिस बच्चे को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया वही आगे चलकर दुनिया के सबसे महान माइंड में से एक बन गया। कैसे? यहीं से पहला लेसन निकलता है, ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता। ज्ञान उस जिज्ञासा से आता है जो हर रोज की जिंदगी में सवाल पूछती है। लियोनार्डो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था। लैटिन और गणित जैसे सब्जेक्ट्स में वो कमजोर था। स्कूल की फॉर्मेलिटीज उसे बांध नहीं पाई, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी के दुनिया को देखने का उसका नजरिया उसे यूनिक बना गया। वो चींटियों को बैठकर घंटों ऑब्जर्व करता। वो पानी के बहाव को देखता और पूछता, पानी गोल गोल क्यों घूमता है? क्या ये किसी अदृश्य ताकत की वजह से है? वो पक्षियों को देखता और सोचता, क्या इंसान भी उड़ सकता है? अब सोचो, हमारे बचपन में भी ऐसे सवाल उठते थे, है ना? लेकिन फर्क यह है कि हम बड़े होकर उन्हें भूल गए। लियोनार्डो ने उन सवालों को कभी नहीं छोड़ा। उस समय की सोसाइटी में अगर तुम स्कॉलर बनना चाहते हो तो लैटिन और ग्रीक सीखना जरूरी था। लियोनार्डो ये नहीं जानता था। लोग मजाक उड़ाते थे कि वो प्रॉपरली पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसी कमी ने उसे एक नई ताकत दी। उसने चीजों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखा। जब बाकी लोग किताबों में पढ़ रहे थे कि पानी कैसे बहता है, लियोनार्डो खुद खेतों में जाकर देखता था कि बारिश की बूंदें मिट्टी से कैसे खेलती हैं। जब लोग बर्ड्स को देखकर पोएम्स लिखते थे, लियोनार्डो उनके पंखों की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता था, एंगल्स नापता था और सोचता था, भाई क्या इंसान भी उड़ सकता है? क्या तुमने गौर किया है?
कभी बारिश होती है और पानी जमीन पर गिरकर अलग अलग दिशाओं में भागता है। तुम उसे बस देखते हो और निकल जाते हो। लेकिन लियोनार्डो वहीं रुकता था, झुककर हर छोटी डिटेल समझने की कोशिश करता था। अब सोचो, अगर उस बच्चे के पास किताबें होती, टीचर्स होते, तो शायद वो उसी दिशा में चलता जिस दिशा में सब जा रहे थे। लेकिन उसकी कमी ने उसे ऑब्जर्व करने और डिफरेंट सोचने की कैपेसिटी दी। आज हमारे साथ भी तो यही दिक्कत है। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन क्यूरियोसिटी कम है। हम सवाल पूछना भूल गए हैं। तो असली सवाल ये है, क्या हमारी एजुकेशन हमें सोचने सिखा रही है या सिर्फ याद करने? लियोनार्डो का पहला लेसन यही है, कभी भी जिज्ञासा को मत मारो, क्योंकि वही तुम्हें अलग बनाएगी। लियोनार्डो का बचपन गांव की सादगी और प्रकृति की गोद में बीता। लेकिन विंची एक छोटा सा टाउन था, वहां बड़े सपनों के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। उसके पिता सर पियरो फ्लोरेंस में काम करते थे और जब उन्होंने बेटे की स्केचेस और ड्राइंग्स देखी तो समझ गए कि यह लड़का साधारण नहीं है। फ्लोरेंस उस समय रेनेसांस का दिल था। सोचो, एक ही शहर में मिकेलैंजेलो, बॉटिचेल्ली, मकियावेली, गैलीलियो जैसे लोग कभी ना कभी ब्रीदिंग स्पेस शेयर कर रहे थे। आर्ट, साइंस, फिलॉसफी सब यहां मिलकर एक्सप्लोड हो रहे थे। अब जरा सोचो, एक छोटे गांव का इलेजिटिमेट लड़का जब फ्लोरेंस जैसे शहर में कदम रखता है तो कैसा लगता होगा? डर, उत्साह या दोनों का मिश्रण? लियोनार्डो के लिए फ्लोरेंस सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि वो दरवाजा था जहां से उसकी जिज्ञासा को आकार मिलने वाली थी। सर पियरो ने लियोनार्डो को फ्लोरेंस के सबसे मशहूर वर्कशॉप में अप्रेंटिस बनवाया। वो था एंड्रिया डेल वेरोक्यो का स्टूडियो। वेरोक्यो सिर्फ पेंटर ही नहीं था, बल्कि स्कल्प्टर, गोल्डस्मिथ और इंजीनियर भी था। यानी ये वर्कशॉप क्रिएटिविटी की लैबोरेटरी थी। यहां पर सिर्फ रंग भरना नहीं सिखाया जाता था, बल्कि धातु को पिघलाकर मूर्ति गढ़ना, मैकेनिकल डिवाइसेस बनाना और हर तरह की क्राफ्ट्समैनशिप सिखाई जाती थी। लियोनार्डो यहां जैसे एक स्पॉन्ज था। उसने ब्रश पकड़ना सीखा, प्लास्टर मोल्ड्स बनाना सीखा, एनाटॉमी की बेसिक ड्राइंग सीखी और धीरे धीरे वो इतना स्किल्ड हो गया कि लोग कहते थे वेरोक्यो ने अपनी पेंटिंग में कभी दोबारा हाथ नहीं लगाया, क्योंकि लियोनार्डो ने एक एंजल ऐसा बना दिया था जो टीचर से भी बेहतर था। वेरोक्यो की मशहूर पेंटिंग द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट में एक एंजल लियोनार्डो ने पेंट किया था। अब जरा सोचो, एक मास्टर आर्टिस्ट की कैनवस पर उसका अप्रेंटिस एक छोटा हिस्सा बनाता है, लेकिन वो हिस्सा इतना जीवंत, इतना रियलिस्टिक होता है कि पूरा पेंटिंग उसी से चमक उठता है। लोग कहते हैं वेरोक्यो ने पेंटिंग छोड़ दी थी क्योंकि उसे लगा अब ये लड़का उससे आगे निकल गया है। क्या तुम सोच सकते हो, 17 साल का अप्रेंटिस जिसने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं पाई, वो अपने मास्टर को पीछे छोड़ देता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। लियोनार्डो के लिए पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग नहीं थी। वो सोचता था, अगर मैं किसी चेहरे पर इमोशन दिखाना चाहता हूं तो मुझे समझना होगा कि मसल कैसे हिलते हैं। अगर वो बर्ड को ड्रॉ करना चाहता तो उसे जानना पड़ता कि विंग्स कैसे लिफ्ट बनाते हैं। यानी आर्ट उसके लिए सिर्फ कलर और ब्रश का खेल नहीं था, बल्कि साइंस और ऑब्जर्वेशन का रास्ता था। और यहीं से उसका दूसरा लेसन निकलता है, ट्रू आर्ट एंड ट्रू साइंस कभी अलग नहीं होते। फ्लोरेंस में रेनेसांस का मतलब ही था रीबर्थ, पुरानी दुनिया के आइडियाज का नया जन्म। यहां हर कोई सवाल पूछ रहा था, क्या इंसान उड़ सकता है? क्या दुनिया सिर्फ वही है जो चर्च बताती है, या और भी कुछ है? क्या ब्यूटी सिर्फ भगवान के कंट्रोल में है, या इंसान खुद भी उसे क्रिएट कर सकता है? लियोनार्डो ने इसी माहौल में ब्रीथ किया। उसने खुद को सिर्फ पेंटर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हर चीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया। आज हम अक्सर खुद को डिफाइन करते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डिजाइनर हूं। लेकिन लियोनार्डो का माइंडसेट अलग था। वो कहता था, मैं सब कुछ सीख सकता हूं अगर मैं जिज्ञासु हूं। अब सोचो, क्या हमारी जिंदगी में भी हम खुद को लेबल्स में बांध रहे हैं? ये मेरा फील्ड नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन क्या नॉलेज का कोई बाउंड्री होता है? लियोनार्डो अगर ये सोचता कि मैं पेंटर हूं, मुझे मैकेनिक्स क्यों सीखना चाहिए, तो शायद आज हम उसकी उड़ने वाली मशीन्स की स्केचेस नहीं देखते। आज से एक चीज प्रैक्टिस करो,
जब भी तुम कुछ नया देखो, अपने दिमाग को यह मत कहने दो कि यह मेरे काम का नहीं है, क्योंकि नॉलेज इंटरकनेक्ट होता है। पेंटिंग से एनाटॉमी जुड़ती है, एनाटॉमी से इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से इमेजिनेशन, और यही इंटरकनेक्शन इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। फ्लोरेंस में अप्रेंटिस रहते हुए लियोनार्डो ने पेंटिंग और स्कल्पचर सीखे, लेकिन उसकी जिज्ञासा ब्रश और कलर्स तक सीमित नहीं रही। उसने महसूस किया कि दुनिया इतनी सिंपल नहीं है कि उसे सिर्फ आर्ट से कैप्चर किया जा सके। वो सोचता था कि गाकास, अगर मैं किसी इंसान की मुस्कान को कैनवस पर उतारना चाहता हूं, तो मुझे समझना होगा कि मुस्कान आती कैसे है, कौन सी नसें खिंचती हैं, कौन से मसल्स दबते हैं, कौन सा इमोशन चेहरे को बदल देता है। यानी पेंटिंग उसके लिए केवल सरफेस थी, जबकि उसके सवाल बहुत गहरे थे, और इन सवालों का जवाब उसने ढूंढना शुरू किया अपने नोटबुक्स में। लियोनार्डो अपने साथ हमेशा एक छोटी कॉपी या नोटबुक रखता था। जहां बाकी लोग ड्राइंग बुक्स में सिर्फ डिजाइन्स बनाते थे, लियोनार्डो अपने नोटबुक्स में सब कुछ लिखता था। ड्राइंग्स, आइडियाज, सवाल, एक्सपेरिमेंट्स, रेसिपीज, जोक्स, शॉपिंग लिस्ट, एनाटॉमिकल स्केचेस, मैकेनिकल इन्वेंशंस, लिटरली सब कुछ। आज हिस्टोरियंस के पास उसकी लगभग 7,200 पेजेस की नोटबुक्स बची हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उसने कम से कम 20,000 पेज लिखे होंगे, जिनमें से बहुत कुछ खो चुका है। सोचो जरा, अगर एक आदमी अपने लाइफ टाइम में इतने सारे नोट्स लिखे, तो उसका दिमाग कितनी स्पीड से चल रहा होगा। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि उसकी क्यूरियोसिटी कभी रुकी ही नहीं? लियोनार्डो अपनी नोटबुक्स में मिरर राइटिंग करता था, यानी उल्टी तरफ से लिखता था। आज भी अगर तुम उसकी नोटबुक्स देखो तो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने ग्लास में रिफ्लेक्शन उतार दिया हो। क्यों? कई थियरीज हैं। कुछ कहते हैं वो अपनी आइडियाज को सीक्रेट रखना चाहता था ताकि कोई और चुरा ना ले। कुछ कहते हैं ये उसकी लेफ्ट हैंडेडनेस की वजह से था, क्योंकि इस तरह लिखना उसके लिए आसान था। पर सच ये है कि उसकी राइटिंग सिर्फ नोट्स नहीं थी, बल्कि एक पर्सनल दुनिया थी जहां वो फ्रीली एक्सप्लोर करता था। लियोनार्डो की नोटबुक्स में सवालों की एंडलेस लिस्ट थी। व्हाई इज द स्काई ब्लू? हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? व्हाट मेक्स द हार्ट पंप ब्लड? व्हाई डू पीपल यॉन? हाउ डू क्लाउड्स फॉर्म? आज ये सवाल सिंपल लगते हैं, लेकिन उस दौर में ये रेवोल्यूशनरी थे। उस समय साइंस का मतलब था चर्च जो कहे वही सच है। लेकिन लियोनार्डो हर चीज को खुद ऑब्जर्व करना चाहता था। सोचो, जब लोग मानते थे कि हार्ट सिर्फ सोल का घर है, लियोनार्डो ने डिसेक्ट करके देखा कि हार्ट एक्चुअली एक पंप है। जब लोग सोचते थे कि बर्ड्स उड़ते हैं सिर्फ भगवान की शक्ति से, लियोनार्डो ने उनके विंग्स को स्टडी करके कहा यह एरोडायनामिक्स है। लियोनार्डो ने बॉडीज डायसेक्ट करना शुरू किया। वो रात में हॉस्पिटल जाकर डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करता और हर मसल, हर टेंडन, हर ऑर्गन की ड्राइंग बनाता। उसकी नोटबुक में ह्यूमन फीटस की ड्राइंग्स हैं, स्केलेटन के एक्यूरेट स्केचेस हैं और ब्रेन की डिटेल्ड मैप्स हैं। इतनी सटीकता कि मॉडर्न मेडिसिन वाले भी देखकर हैरान रह जाते हैं। आज से 400 साल पहले उसने हार्ट वाल्व्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, जिसे डॉक्टर्स ने साइंटिफिकली सही माना। 20वीं सेंचुरी में लियोनार्डो सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही नहीं ड्रॉ कर रहा था, वो मशीन्स भी इमेजिन कर रहा था। उसकी नोटबुक्स में तुम्हें ये सब मिलेगा। फ्लाइंग मशीन, हेलीकॉप्टर जैसी ड्राइंग टैंक, आर्मर्ड व्हीकल का डिजाइन, डाइविंग सूट, सेल्फ प्रोपेल्ड कार्ट, पहली कार का आइडिया, ब्रिजेस और हाइड्रोलिक मशीन। सोचो, 15वीं सेंचुरी का आदमी वो स्केचेस बना रहा था जिनके रियल इन्वेंशंस सैकड़ों साल बाद आए। लेकिन यहां एक बात समझो, लियोनार्डो सिर्फ इमेजिन करता और ड्रॉ करता था, वो बहुत कम चीजों को प्रैक्टिकली पूरा कर पाता था। वो एक इन्वेंशन शुरू करता, फिर बीच में कोई नया सवाल पकड़ लेता और उसी में खो जाता। ये उसकी ताकत भी थी और उसकी कमजोरी भी, और यही चीज हमें एक गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या जिंदगी में हर आइडिया को पूरा करना जरूरी है या सिर्फ एक्सप्लोर करना ही काफी है? लियोनार्डो की नोटबुक्स हमें यह सिखाती हैं कि इंसान का दिमाग कितना इन्फिनिट हो सकता है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाती हैं कि क्यूरियोसिटी कभी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होती। आज हम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की दुनिया में जीते हैं। हर कोई कहता है काम खत्म करो, प्रोजेक्ट पूरा करो।
लेकिन लियोनार्डो का दिमाग हमें रिमाइंड करता है, कभी कभी एक्सप्लोरेशन खुद में ही एक जर्नी है। क्योंकि अगर उसने हर इन्वेंशन पूरा कर लिया होता तो शायद वो उतना फ्री इमेजिनेशन नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि उसने खुद को एक्सप्लोर करने दिया, हम आज उसकी नोटबुक्स को पढ़कर इंस्पिरेशन लेते हैं। आज से एक चीज करो, एक छोटा नोटबुक अपने पास रखो। कोई भी सवाल आए, कोई भी आइडिया आए, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो, उसे लिख डालो। हो सकता है तुम उसे कभी पूरा ना कर पाओ, लेकिन सालों बाद वही नोटबुक तुम्हें तुम्हारा असली दिमाग दिखाएगी। लियोनार्डो ने यही किया था और उसकी नोटबुक्स ने उसे इमॉर्टल बना दिया। लेकिन अब सवाल उठता है, इतने सारे ऑब्जर्वेशंस, इतनी सारी ड्राइंग्स, आखिर ये सब कहां जाकर ठहरते थे? उनका ठिकाना था कैनवस। क्योंकि कैनवास पर ही वो इमेजिनेशन असल रूप लेता था। कैनवस यानी कपड़े का ताना बाना जिस पर पेंटिंग होती है, उस समय कैनवस का यही मतलब था। 1495 में लियोनार्डो को मिलान के संत मारिया डेल ग्राजी नाम के मठ में एक बड़ी दीवार पर पेंटिंग बनाने का कमीशन मिला। विषय था द लास्ट सपर, यानी वो पल जब जीसस अपने डिसाइपल्स के साथ आखिरी बार खाना खा रहे थे। लेकिन इस विषय पर पहले भी कई पेंटर्स ने काम किया था। फर्क ये था कि बाकी सबने इस मोमेंट को एक होली सीन की तरह दिखाया था। जीसस बीच में बैठे हैं, सब ऑर्डरली बैठे हैं, सब कुछ शांत और डिवाइन है। लियोनार्डो ने कहा, सिहीबे नहीं। असली ड्रामा तब शुरू होता है जब जीसस कहते हैं, तुम में से एक मुझे बिट्रे करेगा। सोचो, ये एक डिनर टेबल है। जीसस ये शॉकिंग वर्ड्स कहते हैं और अचानक हर डिसाइपल का चेहरा बदल जाता है। कोई शॉक में है, कोई गुस्से में, कोई डर के मारे पीछे हट रहा है, कोई डाउट कर रहा है। लियोनार्डो ने हर डिसाइपल का इंडिविजुअल रिएक्शन कैप्चर किया। यह सिर्फ ये पेंटिंग नहीं थी, ये साइकोलॉजी की गहराई थी। उसने पर्सपेक्टिव का ऐसा यूज किया कि तुम्हारी नजर ऑटोमेटिकली जीसस पर जाती है, लेकिन फिर चारों तरफ डिसाइपल्स के इमोशंस तुम्हें खींच लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जूडस जिसने बिट्रेयल करना था, वो बाकी सबकी तरह नॉर्मल नहीं दिखाया गया, बल्कि उसके चेहरे पर छाया है, हाथ क्लच किए हुए हैं। सटल हिंट लेकिन पावरफुल। ये पेंटिंग सिर्फ एक रिलीजियस सीन नहीं रही, ये इंसानी इमोशंस का इंसाइक्लोपीडिया बन गई। आज भी जब लोग इसे देखते हैं तो कहते हैं, ये सिर्फ एक पेंट नहीं है, ये इंसान के सोल की खिड़की है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। लियोनार्डो ने पेंटिंग में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। उसने पारंपरिक फ्रेस्को टेक्निक की जगह एक नया तरीका अपनाया और नतीजा यह हुआ कि कुछ ही सालों में पेंटिंग खराब होने लगी। क्या यह उसकी फेलियर थी, या यह साबित करता है कि वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, भले ही रिस्क कितना भी बड़ा क्यों ना हो? अब चलते हैं उसकी सबसे आइकॉनिक पेंटिंग की तरफ, मोनालिसा। शायद दुनिया में कोई ऐसा आर्टवर्क नहीं है जिसके बारे में इतनी बातें हुई हों, क्योंकि मोनालिसा सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं है, बल्कि एक मिस्ट्री है। मोनालिसा असल में फ्लोरेंस की एक महिला लीसा गेरार्डिनी का पोर्ट्रेट था। लेकिन अगर ये सिर्फ एक कमीशन पेंटिंग थी, तो आखिर क्यों लियोनार्डो ने इसे सालों तक अपने पास रखा, बार बार सुधारते रहे और कभी इसे क्लाइंट को नहीं दिया? मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमय है कि सदियों से लोग उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी लगता है वो मुस्कुरा रही है, कभी लगता है उसके चेहरे पर सैडनेस है। लियोनार्डो ने यहां एक साइंटिफिक ट्रिक यूज की थी। उसने माउथ और आईज के कॉर्नर्स को ऐसे ब्लर किया जिसे मॉडर्न साइंस एस्फुमाटो टेक्निक कहती है। इसका असर यह है कि जब तुम सीधे उसके होंठों को देखते हो तो मुस्कान गायब हो जाती है, लेकिन जब तुम उसकी आंखों को देखते हो तो पेरिफेरल विजन में वो मुस्कान वापस आ जाती है। यानी पेंटिंग तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है। लियोनार्डो ने मोनालिसा की मुस्कान को परफेक्ट करने के लिए कैडवर्स डेड बॉडीज डिसेक्ट किए, चेहरे की मांसपेशियों को स्टडी किया और देखा कि सबसे छोटी हलचल कैसे एक्सप्रेशन बदल देता है। उसने साइंस का इस्तेमाल आर्ट को मैजिक बनाने में किया। आज मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक सिंबल है, मिस्ट्री का, ब्यूटी का और इमेजिनेशन का। सोचो, अगर लियोनार्डो सिर्फ एक पेंटर होता तो शायद मोनालिसा भी बस एक और पोर्ट्रेट होती। लेकिन क्योंकि वो साइंटिस्ट और ऑब्जर्वर भी था, उसने आर्ट और साइंस को मिलाकर एक ऐसा कैनवस बना दिया जो हमेशा जिंदा रहेगा।
द लास्ट सपर और मोनालिसा सिर्फ पेंटिंग्स नहीं थीं, बल्कि ये साबित करती हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ ब्रश चलाने में नहीं है। क्रिएटिविटी है साइकोलॉजी को समझने में, साइंस को आर्ट में ढालने में और ऑर्डिनरी सीन्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीनिंग ढूंढने में। और यहां से लियोनार्डो का सफर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपनी जिंदगी में आर्ट और साइंस को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांट रहे हैं, या हम उन्हें मिलाकर कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो दोनों से बड़ा हो। आज से अपनी जिंदगी में यह प्रैक्टिस करो, किसी भी काम को सिर्फ सरफेस पर मत देखो। अगर तुम पेंटिंग कर रहे हो तो साइंस को समझो, अगर साइंस पढ़ रहे हो तो आर्ट का इमेजिनेशन यूज करो, और अगर बिजनेस कर रहे हो तो साइकोलॉजी और स्टोरी टेलिंग दोनों सीखो। क्योंकि जब अलग अलग वर्ल्ड्स मिलते हैं तभी मास्टरपीसेस पैदा होती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, इतना जीनियस इंसान जिसने दुनिया को बदल देने वाले स्केचेस और पेंटिंग्स बनाए, उसके कितने काम पूरे हुए? सच ये है, बहुत कम। लियोनार्डो की नोटबुक्स भरी पड़ी हैं इन्वेंशंस और आइडियाज से। उसने फ्लाइंग मशीन्स डिजाइन की, हाइड्रोलिक सिस्टम्स, वॉर वेपन्स, डिटेल्ड एनाटॉमिकल स्टडीज, ग्रैंड पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स। लेकिन इनमें से ज्यादातर अधूरे रह गए। द बैटल ऑफ एंगियरी, फ्लोरेंस की काउंसिल हॉल के लिए बनाई गई उसकी सबसे एम्बिशियस म्यूरल, जो पूरी तरह गायब हो गई। हॉर्स मॉन्यूमेंट ग्रान कवालो, मिलान में डूक लुडोविको स्फोर्जा के लिए प्लैंड विशालकाय हॉर्स स्टैच्यू, जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉन्ज स्कल्पचर होना था। उसने क्ले मॉडल बनाया, लेकिन वॉर छिड़ गई और ब्रॉन्ज तोप बनाने में इस्तेमाल हो गया। नोटबुक्स में इन्वेंशंस, हेलीकॉप्टर, टैंक, सबमरीन जैसी स्केचेस पेपर पर रह गईं, रियल मशीन्स कभी बनी ही नहीं। सोचो, अगर ये सब पूरा हो जाता तो दुनिया शायद 200 साल आगे बढ़ चुकी होती। फ्लोरेंस ने माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दोनों को काउंसिल हॉल को सजाने के लिए बुलाया था। माइकल एंजेलो ने भी स्केच किया, लियोनार्डो ने भी। लेकिन लियोनार्डो ने नया एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किया और पेंटिंग वॉल से उतरने लगी। लोग कहते हैं पेंटिंग ड्राई भी नहीं हुई थी कि वो खराब होनी शुरू हो गई। ये उसकी कहानी बार बार दोहराती है। एक्सपेरिमेंटेशन जीतता है, कंप्लीशन हार जाता है। लियोनार्डो की दिक्कत ये थी कि उसका दिमाग कभी सेटिस्फाई नहीं होता था। वो एक पेंटिंग शुरू करता, लेकिन फिर सोचता, मैं एक्सप्रेशन और परफेक्ट कर सकता हूं। एक मशीन बनाता, लेकिन बीच में नया सवाल पकड़ लेता। उसके अंदर का साइंटिस्ट और आर्टिस्ट हमेशा लड़ते रहते थे। साइंटिस्ट कहती, कुछ इसे और स्टडी करो। आर्टिस्ट कहता, इसे और ब्यूटीफुल बनाओ। नतीजा ये होता कि काम कभी पूरा नहीं होता। अब सवाल ये है, क्या ये वीकनेस थी या ये उसकी ग्रेटनेस का हिस्सा था? अगर वो हर चीज पूरी कर लेता तो शायद वो उतना एक्सप्लोर न करता। लेकिन क्योंकि उसने खुद को एक्सप्लोर करने दिया, आज उसकी नोटबुक्स और अधूरी आइडियाज भी दुनिया के लिए सोने से कीमती हैं। यानी कभी कभी अधूरापन ही इंसान को इमॉर्टल बना देता है। आज हम भी तो इसी दिक्कत से जूझते हैं। हम शुरू करते हैं जिम जाना, कोई स्किल सीखना, कोई प्रोजेक्ट, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं और फिर खुद को कोसते हैं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं अधूरा छोड़ देता हूं। लेकिन क्या हर अधूरापन फेलियर होता है, या फिर वो भी ग्रोथ का हिस्सा हो सकता है? लियोनार्डो हमें सिखाता है, अधूरापन हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी अधूरा काम भी फ्यूचर के लिए सीड छोड़ जाता है। अगर तुम परफेक्शन के चक्कर में अटके हो तो याद रखो, कंप्लीशन भी जरूरी है। कभी कभी डन होना परफेक्ट से ज्यादा अच्छा है। अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया है, गिल्ट मत करो। सोचो कि उस जर्नी में तुमने क्या सीखा, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर हर बार अधूरा छोड़ते हो तो खुद से पूछो, क्या मैं डर की वजह से छोड़ रहा हूं या क्यूरियोसिटी मुझे आगे खींच रही है? लियोनार्डो की जिंदगी हमें यह भी दिखाती है कि जीनियस होना अकेले काफी नहीं है। उसके अधूरे प्रोजेक्ट्स और उसकी रेस्टलेसनेस के बीच भी उसने पैट्रनेज और पॉलिटिक्स से लड़ाई लड़ी। क्योंकि रेनेसांस का दौर सिर्फ आर्ट का नहीं था, बल्कि पावर, वॉर और सर्वाइवल का भी था। लेकिन सवाल ये है, जब कोई आर्टिस्ट या साइंटिस्ट इतना बड़ा विजन रखता है तो उसे रिसोर्सेज कहां से मिलते हैं? उस दौर में आंसर सिंपल थी, ये किंग्स और ड्यूक के दरबार। लियोनार्डो भी इस सिस्टम का हिस्सा बना। कभी मिलान के रूलर्स, कभी फ्लोरेंस के पेट्रन्स और कभी फ्रांस के किंग्स।
उसकी क्रिएटिविटी अक्सर सत्ता की छाया में पलती रही। मिलान, लुडोविको स्फोर्त्सा का दरबार। 1482 में लियोनार्डो फ्लोरेंस छोड़कर मिलान गया। वहां ड्यूक लुडविको सफोर्जा रूलिंग कर रहा था। अब सोचो, एक आर्टिस्ट अगर किसी रूलर के दरबार में जाता है तो क्या करता है? पेंटिंग, स्कल्पचर्स। लेकिन लियोनार्डो ने लुडोविको को जो लेटर लिखा, उसमें उसने खुद को पेंटर नहीं बल्कि मिलिट्री इंजीनियर बताया। उसने लिखा, मैं ऐसे ब्रिजेस बना सकता हूं जो इंस्टेंटली मूव हो सकें। मैं ऐसे कैनन्स डिजाइन कर सकता हूं जो दुश्मन को शॉक कर दें। मैं ऐसे आर्मर्ड व्हीकल्स बना सकता हूं जो किसी भी आर्मी को क्रश कर दें। और आखिर में कैजुअली लिखा को नो, और हां, पेंटिंग में भी थोड़ा अच्छा हूं। क्या तुम देख सकते हो? लियोनार्डो को पता था कि रूलर्स को आर्ट से ज्यादा पावर चाहिए, और अगर उसे सर्वाइवल चाहिए था तो उसे अपनी क्रिएटिविटी को उनकी लैंग्वेज में बेचनी होगी। लुडोविको ने उसे मिलान में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया, अपने पिता की याद में एक विशालकाय हॉर्स स्टैच्यू। लियोनार्डो ने क्ले में 24 फुट लंबा मॉडल तैयार किया। लोग देखकर हैरान रह गए, लेकिन जैसे ही वॉर छिड़ी, ब्रॉन्ज स्टैच्यू के लिए रखा गया मेटल टोप बनाने में चला गया। हॉर्स कभी बना ही नहीं। सोचो, सालों की मेहनत, इमेजिनेशन और विजन सब पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गया। लियोनार्डो ने मिलन में वेपन्स और वॉर मशीन्स भी डिजाइन किए। उसकी नोटबुक्स में ऐसे टैंक्स और मल्टी बरेल गन्स की स्केचेस हैं जो सदियों बाद इस्तेमाल हुए। लेकिन इतिहासकार कहते हैं शायद उसने जानबूझकर इन्हें व्यावहारिक रूप से बेकार रखा, क्योंकि वो वॉर को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता था। यानी वो रूलर को खुश भी रखता था और अपने कॉन्शियंस को भी। 1502 में लियोनार्डो ने एक और पावरफुल पेट्रन सर्व किया, चेसरे बोर्जिया, पोप का बेटा और रूथलेस मिलिट्री कमांडर। बोर्जिया की एम्बिशन थी इटली को कंट्रोल करना। लियोनार्डो उसके लिए मिलिट्री आर्किटेक्ट और इंजीनियर बना। वो उसके साथ ट्रैवल करता, मैप्स बनाता, फोर्टिफिकेशंस डिजाइन करता। यहीं पर लियोनार्डो ने फर्स्ट मॉडर्न मैप बनाए, इतने एक्यूरेट कि लोग कहते हैं वो आज के एरियल मैप्स जैसे दिखते थे। सोचो, जब बाकी लोग वेग ड्राइंग्स बना रहे थे, लियोनार्डो ने ऐसा मैप बनाया जो प्रैक्टिकल मिलिट्री यूज का था। बोर्जिया ने उसे इमोला नाम के टाउन का मैप बनाने भेजा। लियोनार्डो ने सिर्फ एक घूम घूम कर इतना प्रिसाइज मैप बनाया कि फ्यूचर जनरल शताब्दियों तक उसे मॉडल मानते रहे। यह प्रूव करता है उसका दिमाग सिर्फ कैनवास तक सीमित नहीं था, वो पूरे शहर को बर्ड्स आयर व्यू से इमेजिन कर सकता था। लियोनार्डो की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि क्रिएटिविटी कभी वैक्यूम में नहीं रहती। उसे हमेशा रिसोर्सेज और सपोर्ट चाहिए, और रेनेसांस में यह सपोर्ट रूलर्स और पेट्रन से आता था। लेकिन यह रिश्ता दो धारी तलवार था, क्योंकि पैट्रनेज तुम्हें पावर देती है, लेकिन तुम्हें उनकी जरूरतों के हिसाब से बेंड होना पड़ता है। अब सोचो, आज भी क्या हम अपने पैशन को प्योर फॉर्म में परस्यू कर सकते हैं, या हमें भी पैट्रन्स चाहिए, क्लाइंट्स, बॉस, स्पॉन्सर, जो हमारी क्रिएटिविटी को फंड करें? और जब ऐसा होता है तो क्या हमारी ओरिजिनलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, या वो कॉम्प्रोमाइज ही हमें रियल वर्ल्ड रेलेवेंस देता है? क्रिएटिविटी को रिसोर्सेज चाहिए। अगर तुम अपनी स्किल को आगे ले जाना चाहते हो तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड से जुड़ना जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज वर्स इंटेग्रिटी। पैट्रनेज का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी सोल बेच दो। बैलेंस यह है कि तुम अपने इमेजिनेशन को उनकी जरूरतों में फिट करो, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी भी बचाए रखो। नेटवर्किंग इज पावर। लियोनार्डो जीनियस था, लेकिन अगर उसने लुडविको, सेसार या फ्रांसिस वन के दरबार ज्वाइन न किए होते तो शायद उसकी आइडियाज नोटबुक्स तक ही रह जाते। पेट्रनेज ने उसे पावर और अपॉर्चुनिटीज दी, लेकिन साथ ही उसकी अधूरी एम्बिशंस भी पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ी। फिर भी उसकी जिंदगी का आखिरी फेज फ्रांस में आया, जहां किंग फ्रांसिस ने उसे रॉयल कोर्ट में जगह दी। यहीं पर लियोनार्डो ने अपने आखिरी साल बिताए और वहीं उसकी डेथ हुई। हमने देखा कि कैसे लियोनार्डो ने मिलन, फ्लोरेंस और चेज़रे बोर्जिया जैसे रूथलेस पेट्रन्स के दरबारों में काम किया, लेकिन पॉलिटिक्स और अधूरे प्रोजेक्ट्स ने उसे थका दिया था। अब वो ऐसी जगह चाहता था जहां उसे शांति मिले, और ये मौका उसे मिला फ्रांस के किंग फ्रांसिस से। 1516 में फ्रांसिस ने लियोनार्डो को इनवाइट किया।
उस समय लियोनार्डो की उम्र करीब 64 साल थी। उसका शरीर कमजोर था, हाथ कांपने लगे थे, पर दिमाग अभी भी आइडियाज से भरा हुआ था। फ्रांसिस ने उसे इतना रिस्पेक्ट दिया कि जैसे कोई ऑर्डिनरी आर्टिस्ट नहीं, बल्कि फर्स्ट पेंटर, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट ऑफ द किंग हो। सोचो, एक समय जो आदमी फ्लोरेंस में अपने प्रोजेक्ट्स अधूरे छोड़ता रहा, अब उसे पूरा फ्रांस अपना सिंबल ऑफ जीनियस मान रहा था। लियोनार्डो को क्लोस लूसे नाम का मैंशन मिला, जो रॉयल पैलेस से कुछ ही दूर था। वहीं उसने अपने आखिरी साल बिताए। वो अक्सर अपनी नोटबुक्स के साथ बैठता, स्केचेस बनाता और स्टूडेंट्स से घिरा रहता। उसके आसपास एक तरह का ऑरा था, जैसे वो किसी दूसरे ही लेवल का इंसान हो। फ्रांसिस उसे इतना प्रभावित था कि कहता था, कभी कभी मुझे लगता है कि ईश्वर ने ही इस इंसान को हमारे लिए भेजा है। लियोनार्डो अपने साथ मोनालिसा भी फ्रांस लेकर गया था। उसने इसे कभी अपने पेट्रन को नहीं दिया, शायद इसलिए कि उसे ये पेंटिंग सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का हिस्सा लगती थी। आज लूव्र म्यूजियम पेरिस में टंगी मोनालिसा इसी सफर की वजह से फ्रांस की प्रॉपर्टी बनी। यानी अगर वो इटली में रह जाता तो शायद आज मोनालिसा फ्रांस की पहचान ना होती। 2 मई 1519 को लियोनार्डो की मौत हुई। कहते हैं उसके आखिरी पलों में फ्रांसिस खुद उसके पास मौजूद था, उसका हाथ थामे हुए। यह सच है या मिथ, हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं, लेकिन सोचो कितनी सिंबॉलिकल बात है कि एक किंग उस आर्टिस्ट का हाथ पकड़े खड़ा है जिसने जिंदगी भर किंग्स को सर्व किया। लियोनार्डो ने बहुत कुछ अधूरा छोड़ा। उसके नोटबुक्स यूरोप में इधर उधर बिखर गए। उसकी स्केचेस बाद में मॉडर्न इन्वेंशंस की इंस्पिरेशन बनी। उसकी पेंटिंग्स आज भी सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर्स मानी जाती हैं। लेकिन शायद उससे भी बड़ा इम्पैक्ट ये था कि उसने पूरी दुनिया को सोचने का तरीका सिखाया। अब सवाल यह है, क्या लियोनार्डो सिर्फ पेंटिंग्स और आविष्कारों के लिए याद किया जाता है, या इसलिए कि उसने हमें सिखाया कि इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी किसी भी इंसान को टाइमलेस बना सकती है। उसने हमें यह लेसन दिया कि जीनियस कोई मैजिकल गिफ्ट नहीं है, बल्कि एंडलेस ऑब्जर्वेशन, रेस्टलेस क्यूरियोसिटी और करेज टू इमेजिन है। अगर तुम अपने सवाल पूछना बंद कर दो तो क्या तुम सच में जी रहे हो? अगर तुम दुनिया को ऑब्जर्व करना छोड़ दो तो क्या क्रिएटिविटी पॉसिबल है? और अगर तुम अपने इमेजिनेशन को नोटबुक्स या किसी मीडियम में कैप्चर नहीं करते तो क्या तुम्हारे आइडियाज कभी फ्यूचर तक पहुंच पाएंगे? क्यूरियोसिटी इज इमॉर्टैलिटी। जितना ज्यादा सवाल पूछोगे उतनी देर तक तुम्हारी सोच जिंदा रहेगी। लीव ट्रेसेस। जैसे लियोनार्डो ने नोटबुक्स छोड़ी, वैसे ही तुम्हें भी अपनी नॉलेज, आर्ट या आइडियाज रिकॉर्ड करने चाहिए। यही तुम्हारी लेगेसी होगी। बैलेंस ऑफ आर्ट एंड लाइफ प्रोजेक्ट्स अधूरे रह सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी जर्नी लोगों को इंस्पायर करती है तो तुम्हारा काम पूरा माना जाएगा। लियोनार्डो की मौत हो गई, लेकिन उसका सवाल अब भी हवा में तैरता है। तुम्हारी आंखें कितनी गहराई से देख सकती हैं? तुम्हारा मन कितनी दूर तक सोच सकता है? और क्या तुम अपने इमेजिनेशन को इतना अमर बना सकते हो कि तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया तुम्हें याद रखे? लेकिन सवाल यह है, क्या उसकी मौत के साथ उसकी जीनियस भी खत्म हो गई, या वो आज भी हर जगह जिंदा है? जब हम मॉडर्न दुनिया को देखते हैं, प्लेन्स, रोबोटिक्स, मेडिकल साइंस, डिजाइन, क्रिएटिविटी, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी नोटबुक्स और स्केचेस की छाप दिखती है। यानी लियोनार्डो का दिमाग आज भी हमारे बीच सांस ले रहा है। लियोनार्डो ने 500 साल पहले ऐसे स्केच बनाए थे जो उस समय के लिए इम्पॉसिबल लगते थे। फ्लाइंग मशीन्स, आज के एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स की पहली झलक उसकी नोटबुक्स में मिलती है। रोबोटिक्स, उसने मैकेनिकल नाइट डिजाइन किया था जो हाथ पैर हिला सकता था। क्या ये आज के रोबोट्स की शुरुआत नहीं लगती? मेडिकल एनाटॉमी, उसके ह्यूमन बॉडी के स्केचेस इतने प्रिसाइज थे कि मॉडर्न एनाटॉमी बुक्स उससे सेंचुरीज बाद भी मेल खाते हैं। सोचो, एक इंसान जिसने न तो कंप्यूटर देखा न एडवांस्ड लैब, उसने इतना एक्यूरेट नॉलेज कैसे कैप्चर किया? सिर्फ ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन से। आर्ट की दुनिया में मोनालिसा और लास्ट सुपर आज भी सबसे आइकॉनिक वर्क्स माने जाते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन था आर्ट और साइंस को जोड़ना। उसका कहना था,
आर्ट बिना साइंस के ब्लाइंड है और साइंस बिना आर्ट के अधूरी है। आज जब डिजाइन थिंकिंग, आर्किटेक्चर या इवन फिल्म मेकिंग की बात होती है तो ये फिलॉसफी कोर में मौजूद है। नासा के इंजीनियर्स अक्सर कहते हैं कि लियोनार्डो की नोटबुक्स पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो हमारे लिए ही लिखी गई हों, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम को सिस्टम्स की तरह देखता था। उसने पानी के फ्लो को स्टडी किया। आज फ्लूइड मैकेनिक्स में उसकी थियरीज रेफरेंस की तरह मानी जाती हैं। उसने ऑप्टिक्स पर काम किया। आज की फोटोग्राफी और कैमरास में उसकी ऑब्जर्वेशंस झलकती हैं। लेकिन शायद उसकी सबसे बड़ी लेगेसी किसी मशीन या पेंटिंग में नहीं, बल्कि उसके सोचने के तरीके में है। वो हमें सिखाता है हर चीज ऑब्जर्व करो, नेचर, लोग, मशीन्स, इमोशंस। सवाल पूछते रहो, क्यों, कैसे, क्या होगा अगर डिसिप्लिन्स को जोड़ो, साइंस, आर्ट, इंजीनियरिंग, इमेजिनेशन, सबको मिलाकर सोचो। आज की दुनिया में जहां नॉलेज अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बढ़ी हुई है, लियोनार्डो रिमाइंड करता है कि असली जीनियस तब पैदा होता है जब बाउंड्रीज टूटती हैं। जरा सोचो, क्या तुमने कभी किसी चीज को इतनी गहराई से देखा है कि उसकी इनविजिबल ब्यूटी भी पकड़ पाओ? क्या तुमने कभी अपने आइडियाज को कागज पर उतारकर फ्यूचर के लिए छोड़ा है? या क्या तुम अपनी क्यूरियोसिटी को रोजमर्रा की दौड़ भाग में दबा चुके हो? लियोनार्डो हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्यूरियोसिटी को हैबिट बनाओ। रोज अपने आसपास की चीजों में डिटेल ऑब्जर्व करो। इंटरडिसिप्लिनरी बनो। सिर्फ एक सब्जेक्ट या स्किल पर मत अटको। अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर करो। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। अपने आइडियाज को लिखो, स्केचेस बनाओ, नोट्स रखो। शायद यही तुम्हारी लेगेसी होगी, बैलेंस ऑफ ड्रीम और रियलिटी। प्रोजेक्ट्स अधूरे रह सकते हैं, लेकिन प्रोसेस और इमेजिनेशन ही तुम्हें अमर बनाती है। लियोनार्डो दा विंची हमें यह सिखाकर गया कि जीनियस वो नहीं जो सब जानता हो। जीनियस वो है जो हर चीज को जानने की भूख कभी खोता नहीं। तो अब सवाल तुम्हारे लिए है, क्या तुम अपनी क्यूरियोसिटी को मरने दोगे या उसे जिंदा रखकर अपनी जिंदगी को भी टाइमलेस बना दोगे? अगर तुम्हें यहां से कोई सीख मिली हो या सोचने का नजरिया बदला हो, तो बदले में रिवॉर्ड में बस एक लाइक ही काफी है। किताब हमें क्या देती है? सोचने का नया नजरिया, दूसरों की जिंदगी जीने का मौका, भाषा और अभिव्यक्ति की ताकत, धैर्य और ध्यान, अंदरूनी बदलाव और गुरु जैसा मार्गदर्शन। मतलब साफ है, किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि दृष्टि देती है, अनुभव देती है और बदलाव लाती है। और उसी बदलाव की ओर हमने ये सफर शुरू किया है। आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि किताब पढ़ने के लिए वक्त निकाल सके। इसीलिए मैं आपके लिए किताबों में बताए गए जिंदगी बदलने वाले विचार कुछ ही मिनटों की समरी में बताने की कोशिश करता हूं। तो इस सीखने की यात्रा में मेरा साथ दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करो। धन्यवाद।